हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने एचवीएसी के बेसिक्स देखे थे पार्ट वन में। तो आज हम उसका ही पार्ट टू देखेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एचवीएसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, या एमईपी क्या होता है, एमईपी का पार्ट एचवीएसी है। तो ये उसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे। ये बेसिकली डिजाइन का बेसिक है, एचवीएसी डिजाइन जो करते हैं उसका एकदम ये बेसिक वीडियो है। तो चलिए हम वो चालू करते हैं। बेसिक डिजाइन्स के बेसिक्स जानने से पहले मैं आपको एचवीएसी का कोई भी प्रोजेक्ट रन कैसे होता है वो सिंपल स्टेप्स में बताता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट होगा, मतलब जब हम उसको चालू करते हैं डिजाइन के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए, तो सबसे पहले उसमें जो स्टेप होता है वो होता है प्री डिजाइन का स्टेप। अभी प्री डिजाइन मतलब क्या है, तो एचवीएसी का जो लोड कैलकुलेशन है या उसके लिए मशीन के लिए कितनी जगह लगेगी, तो ये जो चीज़ें होती है वो प्री डिज़ाइन में आती है। अभी प्री डिज़ाइन के नीचे आप देखोगे तो इनिशियल स्टडी एक लिखा है। तो इनिशियल स्टडी में वो प्रोजेक्ट किस टाइप का है, मतलब होटल है, हॉस्पिटल है, बंगलो है, तो ये बेसिकली जाना जाता है। उसके बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, मतलब जो हीट लोड्स होता है या कौन से रूम में एचवीसी लगने वाला है, सीएफएम कैलकुलेशंस होती है, तो ये बेसिक कैलकुलेशंस में होगी। उसके बाद स्पेस प्लानिंग, तो मैंने जैसे बताया अभी हीट लोड वगैरह हमने कैलकुलेट किया। तो जो भी सिस्टम हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके आउटडोर्स या उसके जो मशीन्स होते हैं या इंडोर्स होते हैं, तो उसके लिए जगह कितनी लगेगी, क्या उसके बेसिक ड्राइंग्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें स्पेस प्लानिंग के अंदर होती है। तो ये जो चीज़ है हमें वो बाकी सर्विसेज को कन्वे करनी पड़ती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, या फायर फाइटिंग है, और प्लस आर्किटेक्चरल। तो आर्किटेक्ट को हमें बताना पड़ता है कि हमें इतनी जगह चाहिए एचवीएसी प्लांट के लिए, ताकि वो उसके जरिए आगे की चीज़ें प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज हमें एक 50 स्क्वायर फुट का कुछ तो जगह चाहिए एक मशीन के लिए, लेकिन उतनी जगह अगर रूफ पे होगी नहीं, तो आर्किटेक्ट हमें दूसरी जगह बताएगा। अदरवाइज एक फैब्रिकेटेड रूफ भी बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होती है। लास्ट पार्ट है प्री डिजाइन का, इनिशियल और कंसेप्चुअल ड्राइंग्स। अभी ये तीन स्टेप बेसिक होने के बाद जो फाइनलाइज होता है, मतलब जो जगह है या सिस्टम है, उसके कुछ तो कंसेप्चुअल ड्राइंग हमें देने पड़ते हैं। तो ये उसका बेसिक स्टेप हो गया प्री डिजाइन। प्री डिजाइन के बाद आता है डिजाइन। ठीक है। अभी प्री डिजाइन एक बार अप्रूव हो गया, अभी अप्रूवल मतलब क्या है, ये हमें देना पड़ता है आर्किटेक्ट और क्लाइंट को, और प्लस अदर जो सर्विसेज है उनको भी। तो ये तीन लोगों का जब अप्रूवल आता है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो है डिजाइन स्टेप। डिजाइन स्टेप में एट एक्चुअल हीट लोड कैलकुलेशन होता है। अभी ये बेसिक कैलकुलेशन मैंने जो बोला, तो इसमें बहुत बार एरिया के हिसाब से कैलकुलेशन होते हैं। तो वंस ये अप्रूव होगा तो डिटेल हीट लोड कैलकुलेशन चालू किए जाते हैं। उसके बाद डिटेल ड्राइंग्स बनते हैं, और डिटेल ड्राइंग बनने के बाद कोऑर्डिनेटेड ड्राइंग्स बनते हैं। अभी कोऑर्डिनेटेड ड्राइंग्स मतलब क्या, मैं जो बार बार बोलता हूँ एमईपी वगैरह, तो अदर सर्विसेज जो है उसके साथ एचवीएससी के सर्विसेज हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी कोई भी एक रूम है, उसका जो फॉल सीलिंग होता है, फॉल सीलिंग के ऊपर सब चीज़ें रन होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल के केबल्स, ट्रेज हो गए, या फायर फाइटिंग के पाइप्स, या फिर एचवीएसी के पाइप्स वगैरह हो गए, कॉपर वाइज। तो ये सब चीज़ें रन होती है, प्लस इलेक्ट्रिकल के लाइट्स वगैरह जो है वो बहुत बार फॉल सीलिंग में होते हैं। तो एचवीएसी के पाइप्स कहाँ से जाएंगे या उसके मशीन्स कहाँ पे लगेंगे। फॉर एग्जांपल कैसेट होगा, तो कैसेट और लाइट या फिर फायर के स्प्रिंकलर, ये कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ताकि नीचे से हम जब भी देखें या कोई भी गेस्ट देखेगा तो उसे वो अच्छा दिखना चाहिए एस्थेटिकली। तो उसके लिए ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सब ये सब होने के बाद ये जो ड्राइंग्स होते हैं हम वो फिर से अप्रूवल के लिए भेजते हैं। मैंने जो तीन लोग बोले, आर्किटेक्ट, क्लाइंट और अदर सर्विसेज, इनको हम फिर से भेजते हैं और उसको अप्रूवल लेते हैं। तो ये दो स्टेप्स हो गई, फर्स्ट है प्री डिजाइन, सेकंड है डिजाइन, थर्ड है बीओक्यू और एस्टिमेट। अभी वंस हमारा डिजाइन फाइनल हो गया, मतलब टनेज फाइनल हो गया, उसका सिस्टम फाइनल हो गया, तो उसके आगे हमें जाना पड़ता है बीओक्यू और एस्टिमेट के लिए। अभी बीओक्यू मतलब क्या है, इसका लॉन्ग फॉर्म है बिल ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने चिलर सिलेक्ट किया, जस्ट फॉर एग्जांपल,
तो चिलर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन से मशीन्स आएंगे, पाइपिंग कितना होगा, केबल्स कितनी होगी, तो ये सब चीज़ें जो है वो उसका एक लिस्ट बनता है। तो उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज। जैसे हम मटेरियल लिस्ट निकालते हैं ना, उसी का ये थोड़ा आगे का पार्ट होता है बिल ऑफ क्वांटिटी। इसमें डिटेल्ड क्या मशीन्स लगने वाली है, क्या क्या काम होने वाला है, तो ये सब चीज़ें आती है बिल ऑफ क्वांटिटीज में। और उसके बाद ये एस्टिमेट ऑफ सर्विसेज लिखा है मैंने। बिल ऑफ क्वांटिटीज वंस आपने प्रिपेयर कर लिया तो हर एक आइटम का रेट हमें मालूम होता है, या कुछ नए आइटम्स हो गए तो वो उसके रेट्स हमें लेने पड़ते हैं मार्केट में से। तो ये सब चीज़ें मिला के उसका जब एडिशन हम करते हैं, और प्लस उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन है या कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मार्जिन वगैरह, ये जो भी चीज़ें है, उसका जो फाइनल एडिशन आता है तो उसको हम बोलते हैं एस्टिमेट ऑफ दैट सर्विस। अभी हम एचवीएसी के बारे में बोल रहे हैं, तो एचवीएसी का एस्टिमेट इस स्टेज में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज हो गया। फर्स्ट था प्री डिजाइन, सेकंड डिजाइन, थर्ड है बीओक्यू और एस्टिमेट। अभी ये एस्टिमेट भी हमें क्लाइंट को देना पड़ता है, जहाँ तक कि उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हो गए तो क्लाइंट हमें बताता है कि वो ये कम करो, वो कम करो, तो उसका एस्टिमेट ऑप्टिमाइज करना पड़ता है हमें। तो ये चीज़ें होगी। तो उसके बाद का स्टेप है टेंडर स्टेज। अभी वंस आपका एस्टिमेट भी फाइनल हो गया, ड्राइंग्स भी फाइनल हो गए, सिस्टम फाइनल हो गया, तो ये काम करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्टर हम डायरेक्टली फाइनल नहीं कर सकते कि ये जस्ट कॉल किया और उसको फाइनल किया, तो ऐसा होता नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट में जो साइजेबल प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें टेंडर स्टेप फॉलो की जाती है। टेंडर मतलब ये आपको गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह मालूम होंगे, तो सेम इसके जैसा ये टेंडर स्टेज होता है। प्राइवेट में थोड़ी अलग चीज़ें होती है, ये डायरेक्टली मेल पे भेजा जाता है इसका इंक्वायरीज वगैरह। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली टेंडर एस्टिमेट जो हमने पिछले बार निकाला था ये एस्टिमेट, तो वो हमें सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके डिटेल में अभी नहीं घुसूंगा। तो ये बनानी पड़ती है। ये बनने के बाद हमारे जो भी उस कैपेसिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको हम मेल पे ये भेज सकते हैं, या हमारा जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम नोटिस अपलोड कर सकते हैं। तो इसके जरिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो हमारा टेंडर फिल करेंगे, और उसके बाद एक या दो नेगोशिएशन मीटिंग होती है। उसमें कुछ फिल्टर भी होते हैं, मतलब टेक्निकल क्राइटेरिया या फाइनेंशियल क्राइटेरिया, ये सब होके आफ्टर नेगोशिएशन हम कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करते हैं। और ये 4 स्टेप्स होने के बाद साइट पे एट एक्चुअल काम हमारा चालू हो जाता है। तो यहाँ पे 99% डिजाइन का काम हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, एचवीएसी में। उसके बाद होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो सुपरविजन आपको स्टेज दिखेगा। सुपरविजन में क्या होता है, जो काम हमने चालू किया है साइट पे, तो वो एज पर डिजाइन होता है या नहीं, या एज पर हमने जो स्पेसिफिकेशन मेंशन किया है टेंडर में। टेंडर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। मतलब जो भी हमने मटेरियल लिस्ट बनाई है बीओक्यू में, तो हर एक मटेरियल का हमने स्पेसिफिकेशन उसमें मेंशन किया होता है। तो हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज ए डिजाइनर कि वो सब स्पेसिफिकेशन साइट पे फॉलो होने चाहिए। तो वो जो चेकिंग वगैरह है उसको हम सुपरविजन बोलते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। जब काम चालू होगा तो ये सुपरविजन हमें करना पड़ता है एज पर ड्राइंग, एज पर स्पेसिफिकेशन। और जब काम खत्म होगा तो, या काम चालू होने के समय भी कुछ टेस्टिंग करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेस्टिंग एक पार्ट लिखा है। तो जो भी टेस्टिंग्स होती है, अभी एचवीएसी में आप देखोगे तो प्रेशर टेस्टिंग होता है, ड्रेन पाइपिंग का टेस्टिंग होता है। तो ये चीज़ें जो है, तो ये टेस्टिंग हमें करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वर्क। ठीक है, जब वर्क चालू होगा तो ये टेस्टिंग होता है। जब वर्क खत्म होता है, काम खत्म होता है, तो कमीशनिंग होता है, टेस्टिंग होता है। कमीशनिंग टेस्टिंग में भी बहुत सारे टेस्ट आते हैं एचवीएसी के, तो वो भी डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा आपको, आने वाले वीडियोस में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट बट वन स्टेज हो गया हमारा सुपरविजन। सबसे लास्ट में अगर आप स्टेज देखोगे तो वो हैंडिंग ओवर का स्टेज है। ये सारी चीज़ें होने के बाद, काम खत्म होने के बाद, हमें हर एक टेस्ट के सर्टिफिकेट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और कुछ हैंडिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो भी सिस्टम वहाँ पे लगवाया है, तो उसके टेक्निकल डिटेल्स सबमिट करने पड़ते हैं। उसके कैटलॉग्स हो गए, उसके ऑपरेटिंग मैनुअल्स हो गए, या उसके मेंटेनेंस मैनुअल हो गए, या हमें मेंटेनेंस शेड्यूल भी देना पड़ता है क्लाइंट को कि महीने में ये क्या क्या हमें मेंटेन करना है। अभी फॉर एग्जांपल कैसेट एसी हो गए या डक्टेबल एसी हो गए, तो उसके फिल्टर्स जो होते हैं, प्री फिल्टर्स, तो वो महीने में 1 या 2 बार उसको वॉश करना है।
तो ये जो बेसिक मेंटेनेंस है उसका शेड्यूल हमें देना पड़ता है क्लाइंट को। तो ये हो गया अपना हैंडओवर का लास्ट स्टेज, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखोगे तो 6 स्टेप्स है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो HVAC का जो भी डिजाइन है या जो भी काम है वो इसी स्टेप्स के ऊपर फॉलो होता है। तो आगे हम देखेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हीट लोड ऑफ HVAC सिस्टम। अभी जो प्री डिजाइन स्टेप था ये वाला, प्री डिजाइन में मैंने बताया था कि जो हीट लोड्स वगैरह होते हैं वो हम बेसिकली उसमें कैलकुलेट करते हैं। अभी इसमें मैंने बताया था एरिया के ऊपर, लेकिन बहुत बार इसमें हीट लोड से भी कैलकुलेशन होता है, या इस डिजाइन के स्टेज में वो हीट लोड कैलकुलेशन होता है। तो हीट लोड कैलकुलेशन करते वक्त क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, अभी जस्ट आपको मैं बताता हूँ। हीट लोड मतलब क्या है, हम जो घर में एसी बिठाते हैं तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि 0.1 टन का एसी चाहिए, या 1 टन का, या 1.5 टन का, या लिविंग रूम होगा तो वहां पे 3 टन या 2.5 टन, ऐसे ऐसे हम बोलते हैं। तो ये जो टन हम बोलते हैं ना, तो उसको टनेज बोलते हैं नॉर्मली, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये टन। तो ये जो टन होता है उसको हम हीट लोड बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि बेसिकली जो हम मार्केट में एसी खरीदते हैं तो बहुत बार हमें एरिया पूछते हैं लोग कि कितना एरिया आपका। तो एरिया एकदम बेसिक पैरामीटर हो गया जिसके ऊपर ये हीट लोड डिपेंड करता है। एरिया की तरह और बहुत सारे पैरामीटर्स है। तो ऐसे लगभग 11 पैरामीटर्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं। इससे भी ज्यादा कुछ पैरामीटर्स होते हैं एक्चुअली, लेकिन वहाँ यहाँ पे मैं वो आपको बता नहीं सकता, ये बेसिक वीडियो है इसलिए। तो सबसे पहला पैरामीटर आप देखोगे तो एरिया है। सेकंड पैरामीटर है हाइट, उस रूम का जो भी हाइट है वो भी मैटर करता है। अभी फॉर एग्जांपल 10x10 का रूम होगा तो हमें नॉर्मली लोग बोलते हैं 1 टन का आप एसी बिठा लो, ठीक है। या बहुत ही गर्म एरिया है, फॉर एग्जांपल नागपुर जैसा एरिया होगा तो वहां पे ये टनेज में भी 1.5 टन या 2 टन तक भी जा सकता है 100 स्क्वायर फुट के लिए। लेकिन ये बताते वक्त हम इसका जो हाइट है वो नॉर्मली 10 फीट कंसिडर करते हैं। अभी आप सोचो कि उसका हाइट डबल है, मतलब 20 फुट का हाइट है, तो ये जो थंब रूल है वो उसके वो चलेगा नहीं, उसका टनेज जो है वो बढ़ेगा। तो हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। थर्ड है ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी मतलब उस रूम में कितने लोग बैठने वाले हैं। अभी ये 10x10 का रूम मैंने जो बताया, अगर नॉर्मली उसमें 2 या 3 लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन वहां पे 5 या 6 लोग बैठने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसका हीट लोड और बढ़ेगा, उसका टनेज जो है वो और बढ़ेगा। फोर्थ पैरामीटर है सोलर रेडिएशन। अभी मैंने जो आपको बताया कि नागपुर होगा तो ये टनेज बढ़ता है, तो ये क्यों बढ़ता है, तो सोलर रेडिएशन के वजह से। सोलर रेडिएशन कितनी है क्या है उसके पैरामीटर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या कहाँ पे होता है वो, तो वो भी मैटर करता है। फिफ्थ है बिल्डिंग ओरिएंटेशन। बिल्डिंग ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि अभी हम एक रूम का हीट लोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शंस हमें देखनी पड़ती है, जो उसके वॉल्स होती है पेरिफेरी के, तो हर एक वॉल का हमें डायरेक्शन देखना पड़ता है, मतलब नॉर्थ में कौन सी वॉल है, साउथ में कौन सी है, तो वो देखना पड़ता है। अभी बहुत बार एक रूम अगर आप पकड़ोगे तो उसका एक ही वॉल जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है सन को, और बाकी जो 3 वॉल्स होती है वो बहुत बार अंदर की तरफ होती है। तो ये जो सोलर रेडिएशन है, जो एक्सपोज्ड वॉल है, उसके बारे में का ये पैरामीटर है। अभी वो जो एक्सपोज्ड वॉल है अगर वो साउथ में होगी तो ज्यादा हीट लोड होगा कंपेयर टू अगर वही वॉल हमारी नॉर्थ में या नॉर्थ में या वेस्ट में होगी, तो ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक बेसिक। तो ये हो गया अपना सोलर रेडिएशन। उसके बाद सॉरी बिल्डिंग ओरिएंटेशन। उसके बाद है इंटरनल लाइटिंग लोड। अब इंटरनल लाइटिंग लोड मतलब क्या, जो भी लाइट्स वगैरह होती है अंदर की, तो उसका भी हीट लोड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी छोटी रूम है तो ये इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा हॉल है, फॉर एग्जांपल बैंक्वेट हॉल है डबल हाइट वाला वगैरह, या कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत सारे लाइट है, तो उस लाइट से भी हीट जनरेट होता है। तो और अगर हमने ये कंसिडर नहीं किया तो हमारा एसी जो है वो उसका परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो वो जो है कैलकुलेशन, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइटिंग लोड, ये पैरामीटर है वो। उसके बाद है इक्विपमेंट्स और मशीन लोड्स। अभी इक्विपमेंट और मशीन हमारे रूम के अंदर, अभी फॉर एग्जांपल ऑफिस का केबिन है तो जो भी चीजें होती है, मतलब कंप्यूटर है, उसका प्रिंटर है, तो ये जो चीजें है बेसिक बेसिक, या बहुत बार टीवी भी होते हैं केबिन्स में वगैरह,
तो ये सब चीजों में से हीट निकलती है, तो उसके जो कैलकुलेशन है वो इस पैरामीटर के अंडर अंडर कवर होते हैं। उसके बाद है एम्बिएंट कंडीशंस। एक्चुअली ये जो पैरामीटर है काफी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और सबसे पहले यही हम इसका जो डेटा होता है वो हम एंटर करते हैं हीट लोड कैलकुलेशन में। एम्बिएंट कंडीशंस मतलब क्या है, जो हमारे बाहर का वेदर है। अभी हम रहते फॉर एग्जांपल मुंबई में, ठीक है, तो मुंबई में टेम्परेचर कितना होता है, एवरेज टेम्परेचर, और साल में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना होता है, या वहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होता है। अभी मुंबई में आप देखोगे तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो बेसिक पैरामीटर्स है उसको एम्बिएंट कंडीशंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक आप एचवीएसी का डिजाइन कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट है महाबलेश्वर में या किसी भी हिल स्टेशन में, शिमला लीजिए आप, कोई भी हिल स्टेशन लीजिए, या यूरोपियन कंट्रीज में है फॉर एग्जांपल वो, और सेम टाइप का सेम एरिया सब बाकी सब सेम है, लेकिन वही जो प्रोजेक्ट है वो नागपुर में है या राजस्थान में है। तो ये दो प्रोजेक्ट का अगर आप लोड कंसिडर करोगे, लोड कैलकुलेट करोगे, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। और उसका एक ही रीजन होता है, वहां पे जो एम्बिएंट कंडीशंस होती है उसके वजह से आपके हीट लोड्स अलग अलग निकलेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड इंडोर कंडीशंस। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक्सपेक्टेड इंडोर कंडीशंस मतलब क्या है, अभी हम केबिन लेंगे तो नॉर्मली हम 23-24 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बिलो 20 डिग्रीज जाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है। अभी ऑपरेशन थिएटर में आप जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन थिएटर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे तो नॉर्मली वो 18 डिग्री तक जाते हैं, ठीक है। तो 18 डिग्री तक अगर हम जाएंगे तो एसी का जो टनेज है हमें वो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 बाय 10 का रूम है और हमारा हीट लोड आया है 1 टन का फॉर द टेम्परेचर ऑफ 23 डिग्री। लेकिन अगर वही रिक्वायरमेंट हम 18 डिग्री के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो जो 1 टन आया है वो मे भी पॉसिबल है कि वो 2 टन तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड इंडोर कंडीशंस। उसके बाद है एक्सपेक्टेड एयर फ्लो रेट। अभी एयर फ्लो रेट मतलब जो हमें हवा सर्कुलेट करनी पड़ती है, तो उसके भी रिक्वायरमेंट्स होती है। और लास्ट में है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, हम जो मटेरियल यूज करते हैं वॉल्स के लिए, रूफ के लिए या फ्लोरिंग के लिए, तो उसके भी यू फैक्टर्स होते हैं जो हीट लोड उसका डिपेंड होता है। तो ये पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल हमारी ब्रिक वॉल्स है, अगर वो रेड ब्रिक वॉल्स होगी तो इसका हीट लोड अलग निकलेगा, या वही एश ब्रिक वॉल होगी, मतलब जो ग्रे कलर की ब्रिक्स आती है वो होगी, तो उसका हीट लोड जो है वो अलग आ जाएगा, तो उसको हम एमओसी बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर है। ये छोड़ के भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं हीट लोड कैलकुलेशन में। अभी ये हीट लोड जो कैलकुलेट करते हैं उसके दो तीन क्या बोलते हैं उसको हम, दो तीन मेथड्स होती है। तो फर्स्ट तो है बेसिक एकदम जो मैन्युअली हम निकालते हैं। मैन्युअली जब भी निकालते हैं तो हमें अशरे का E20 फॉर्म फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। जब भी हम E20 फॉर्म से हीट लोड निकालते हैं तो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिल जाएंगे उसमें, सब्जेक्ट टू आप जो पैरामीटर एंटर कर रहे हो वो प्रॉपर होने चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। सेकंड है सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन। सॉफ्टवेयर बेस्ड कैलकुलेशन मतलब क्या है, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं हीट लोड कैलकुलेशन के। अभी आपने में भी एचएपी का नाम सुना होगा, कैरियर एचएपी। तो कैरियर हैब जो होते हैं या एचएपी जो होता है वो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है हीट लोड कैलकुलेशन का। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, कुछ कुछ कंपनीज के खुद के सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो ये सेकंड मेथड हो गया सॉफ्टवेयर बेस्ड हीट लोड कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जो बोला आपको हीट लोड कैलकुलेशन, तो हीट लोड कैलकुलेशन के मैंने दो मेथड बताए। उसमें से सबसे पहले जो था वो मैनुअल मेथड था। मैनुअल मेथड जब हम फॉलो करते हैं तो हमें अशरय का E20 फॉर्म फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये वो फॉर्म होता है, कहीं भी आप जाओगे तो सेम फॉर्मेट आपको दिखेगा। तो इसमें बेसिक तीन चीजें होती है। सबसे पहले तो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीट सोर्सेस। अभी ये जो फॉर्म है इसको डिवाइड किया हुआ होता है, तो उसका जो डिवीजन है ये इसके आधार पर है, जो हीट सोर्सेस होते हैं इसके ऊपर इसका डिवाइडेशन है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। अभी इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा सोलर और ट्रांसमिशन गेन्स। तो मैंने जो बोला जो वॉल्स एक्सपोज्ड होती है तो उसका ये हीट लोड कैलकुलेशन है।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रांसमिशन गेन थ्रू वॉल्स एंड रूफ है, इंटरनल लोड है, इंटरनल हीट्स है। तो ये सारी चीजें है। या यहाँ पे आप देखोगे तो सीएफएम कैलकुलेशन, वेंटिलेशन वगैरह ये सब चीजें है। तो इसको डिवाइड किया हुआ है। तो डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्सेस, ठीक है। उसके बाद है स्टेप उसका सम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ग्रे कलर के आपको सेल दिख रहा है, तो यहाँ पे उसका हर एक ग्रुप का हीट लोड आता है, उसको हम ऐड करते हैं। वो जो हीट लोड आता है उसका यूनिट होता है बीटीयू पर आवर। बीटीयू मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स पर आवर, ठीक है। तो इसका जो एडिशन होता है उसको हम 12,000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसका रीजन है 12,000 बीटीयू पर आवर मतलब 1 टन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 24,000 आ गया, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसको हम 12,000 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर आएगा 2। तो ये 2 जो है मतलब वो 2 टन है, ठीक है। तो ये उसका मेथड हो गया। बहुत ही बेसिक तरीके में मैंने बताया। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उसको बहुत देर लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो हमें इनपुट करने पड़ते हैं तो वो बहुत सारे पैरामीटर हमें इनपुट करने पड़ते हैं इस शीट के अंदर। तो ये बेसिक हो गया हीट लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा कि हीट लोड कैलकुलेशन कैसे होता है, या जब हम कोई भी एचवीएसी डिजाइन करते हैं तो क्या क्या स्टेजेस हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो थैंक यू वंस अगेन बने रहने के लिए। अगर ये भी वीडियो आपने पूरा देखा है तो आप सच्ची में बहुत ज़्यादा सीरियस हो एचवीएसी में करियर करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें फेसबुक पे फॉलो करिए। फेसबुक पे हमारा अलग से एक पेज है, फोनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाइपिंग इंजीनियर के नाम से। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस लाइक करिए, और जितना हो सके ये शेयर करिए, ताकि जो भी ये सर्च कर रहा है ये सारे कंटेंट उसको ये आसानी से मिल जाए।